जय हिंद दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था कि उनके जो मार्क्स हैं जीएस में और सी सेट में अच्छे या डिसेंट मार्क्स बन रहे थे। सी सेट में उनको लग रहा था अलग अलग आंसर कीज़ के हिसाब से कि उनका सी सेट का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 66 मार्क्स का वो क्लियर हो जाएगा। और जीएस में भी उनके जो मार्क्स बन रहे थे, जिन इन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 90 से 100 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं हमारे बन रहे थे, कुछ 85 से 90 के बीच में क्लेम कर रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और वो कंप्लीटली एक शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड में है। दे हैव नो क्लू कि हुआ क्या है। और मैनी थैंक्स टू यूपीएससी कि वो क्लू लेने भी नहीं देता ऐसे स्टूडेंट्स को। और ये सिर्फ इस साल का इशू नहीं है, हर साल का इशू है। बट पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है ये इशू बढ़ता ही जा रहा है। अब इन स्टूडेंट्स को रियलिटी का पता कब चलेगा? अगले साल। वो भी कब? अगले साल के प्रीलिम्स से जस्ट कुछ दिन पहले। मतलब बिल्कुल एक मजाक बना रखा है यूपीएससी ने इस मामले में। मतलब आप सोच के देखो कि आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें 3 राउंड्स हैं और वो 3 राउंड्स जो हैं एक के बाद एक साल के दौरान चलते हैं। आपने 1-2 साल अच्छी मेहनत की, पहले राउंड में आप अपीयर हुए, अपने हिसाब से आपको लगा कि आपने अपना फर्स्ट राउंड जो है वो क्वालिफाई कर लिया या अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी। बट आपको रेफरी कह देता है कि आप तो आउट हो और आपको कोई क्लू नहीं दिया जाता कि किस रूल के तहत आप आउट हो, क्या वॉयलेशन आपने किया या कौन सा पैरामीटर आपने फुलफिल नहीं किया, बट आप आउट हो। अब रेफरी क्या कह रहा है? आपको बताया कब जाएगा कि आपने कहां गलती की? जब थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, जब अगले साल आपने दोबारा इस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, तब पहले राउंड से कुछ दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि पिछले साल आपकी कहां कमी थी, ताकि आप अगले एक साल जब अपनी तैयारी कर भी रहोगे तो आपके दिमाग में एक चीज खटकती रहेगी कि मेरी वहां पर गलती हुई कहां थी, मैं उस गलती को पकड़ के सुधार भी लूं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जस्ट बॉर्डर केस के लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, बट फैक्ट सबको ये पता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि एक बच्चा एक बार फाइनल लिस्ट में आ जाता है, अगर वो सर्विस में इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा एग्जाम देता है तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल उसका प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर हो। और ये केसेस भी हमें भर भर के दिखते हैं कि अगले साल फाइनल लिस्ट में आया हुआ बच्चा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कई बार नहीं कर पाता। तो अनसर्टेनिटी तो है ही है। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि आप स्टूडेंट को ये बोल दो उठा के कि अच्छा आप बॉर्डर केस के लिए ही क्यों अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप तो बिल्कुल अच्छे स्कोर के लिए खुद को प्रिपेयर करो। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल जो बॉर्डर पर रह गए हैं क्वालिफाई करने से, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। देखो, एक प्रीलिम्स ही एक ऐसी स्टेज है जो ऑब्जेक्टिव स्टेज है, जहां पर आपको अगर पता है कि क्वेश्चन सही है तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, गलत है तो इतने नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसके अलावा जो बाकी की स्टेज हैं, जैसे मेंस की स्टेज हो गई, वो पूरी सब्जेक्टिव है। इंटरव्यू आपको पता है वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज है। आप मेंस में जो मर्जी लिखाओ, एसए में जो मर्जी लिखाओ, आपके सामने मार्क्स आएंगे और आप कुछ नहीं बोल पाओगे कि इतने मार्क्स क्यों आए, ज्यादा आए, कम आए, क्यों आए, कुछ नहीं पता। हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाए, तब भी आपको कुछ नहीं पता। आपके एक्सपेक्टेशन से कम आए तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। इंटरव्यू में हो सकता है आप अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करके आए हो, बट सामने वाले ने आपको किस तरह से जज किया है, यू हैव नो आइडिया। आपके जो मार्क्स आए किस बेसिस पे आए हैं, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हो कैसे आए, कोई आइडिया नहीं है। बट ठीक है, वो एक चीज सब्जेक्टिव है, उस पर हम क्वेश्चन उठा भी नहीं सकते। और ऑप्शनल की बात कर लो, ऑप्शनल में एक स्केलिंग अलग एक मिस्ट्री है जिसको आज तक यूपीएससी ने कभी भी ऑफिशियली बताया नहीं है कि किस हिसाब से किस सब्जेक्ट में कैसे स्केलिंग की जाती है। तो उसमें तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा मिस्ट्री है, बट जिसके अंदर मिस्ट्री अवॉइड की जा सकती है प्रीलिम्स, उसके अंदर भी अननेसेसरी मिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है। आप 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की ही एग्जांपल ले लो। मतलब एग्जाम कंडक्ट हुआ 2024 के अंदर, मिड 2024 के अंदर, उसका रिजल्ट जो आया वो अप्रैल में आ गया 2025 के अंदर। उसके बाद 21 मई को जाकर, मतलब इसी साल 21 मई को जाकर आंसर कीज रिलीज की गई पिछले साल के प्रीलिम्स की, और 25 मई को इस साल का प्रीलिम्स एग्जाम है। आप सोच के देखो, जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और इवन जो अपीयर नहीं भी हुए थे, जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनको भी कई बार देखना होता है इस क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी के हिसाब से क्या है। अलग अलग आंसर कीज हो सकता है, अलग अलग आंसर दे रही हो, तो वहां पर भी क्लैरिटी नहीं होती है। जो क्वेश्चन कहीं इस तरह के होते हैं, बड़े क्लोज ऑप्शंस होती हैं, या यूपीएससी इस क्वेश्चन पे किस तरह से सोच रहा है, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो सकता है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं होती है स्टूडेंट को।
आप 3-4 दिन पहले दे रहे हो, उस टाइम बैठ के थोड़ी ना स्टूडेंट उसको क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा या कुछ उसमें बदलाव कर लेगा अपनी माइंडसेट के अंदर, थॉट प्रोसेस के अंदर। मतलब एक सिंपल सी चीज है कि आप जब एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप बताओ कि ऑफिशियल आंसर की ये है हमारे हिसाब से। अगर आपको कोई इशू है तो एक हफ्ते की विंडो भी देनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है आंसर ये नहीं है, ये बनता है, तो अपॉर्चुनिटी दो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको एक बार देखो, आपको लगता है आपके हिसाब से सही है नहीं है रिप्रेजेंटेशन, एक पूरी आपकी एक टीम होनी चाहिए उस चीज के लिए, ताकि स्टूडेंट को पूरे प्रोसेस के अंदर एक ट्रस्ट तो रहे। इस तरह से स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहा है इतने बड़े एग्जाम के लिए, उसका ट्रस्ट ही कहीं ना कहीं खो जाता है। और एक और बड़ी चीज, जब आप आंसर की हर साल की देखते हो, जो ये एक साल बाद रिलीज की जाती है, लाइक 2024 की देख लो, जीएस के अंदर लिखा हुआ 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए। अब 3 क्वेश्चंस वो जो ड्रॉप कर दिए गए उनका कोई रीजन नहीं बताया जाएगा, बस ये 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए हमने, किस वजह से किए, क्या क्वेश्चन के अंदर गलती थी, या 2 ऑप्शंस इस क्वेश्चन की सही थी, या कोई और दिक्कत थी, क्वेश्चन टेक्निकली गलत था, कुछ जो भी इशू था बताओ तो सही ना, क्यों क्वेश्चन को ड्रॉप किया आपने। अगर आपके हिसाब से एक क्वेश्चन की 2 ऑप्शन सही थी, आप ये भी तो कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट ने उन दोनों में से कोई एक मार्क किया, उसको मार्क्स दे दो। वहां पर भी बहुत स्टूडेंट का जो है एक साल बर्बाद होने से बच सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अगर वो क्वेश्चन उनका सही हो जाता तो हो सकता है वो कट ऑफ को क्लियर कर जाते। और ये चीज सी सेट में सबसे ज्यादा गलत हो जाती है। सी सेट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है और किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन की अगर 2 ऑप्शंस बनती थी, उनमें से एक ऑप्शन सही मार्क की हो, तो उस केस में तो एटलीस्ट सी सेट में तो आपको उन दोनों को सही मार्क्स देके, मतलब उस क्वेश्चन के सही मार्क्स देके उसको जज करना चाहिए। कारण ये है सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। जीएस में तो फिर समझ सकते हैं कि ठीक है वहां पर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। सी सेट के अंदर तो क्वालिफाइंग जो आपका क्राइटेरिया 66 मार्क्स है, आप जस्ट एक एप्टीट्यूड जज कर रहे हो ना स्टूडेंट का, कि हाँ इसका एक अप्रोप्रिएट एप्टीट्यूड है। अगर किसी क्वेश्चन के 2 आंसर्स बन रहे हैं तो आप दोनों को सही आप दे दो, मार्क्स दे दो उनको। एटलीस्ट उनका सी सेट का अगर इशू एक आधे नंबर से रह गया है वो तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग चीज जो होती है प्रीलिम्स के अंदर वो ये होती है, जीएस में मार्क्स अच्छे बन रहे हो, सी सेट में डिस्क्वालीफाई हो जाओ। और ये जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स होते हैं सबसे ज्यादा गलत इनके साथ होता है। यूपीएससी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पेपर कंडक्ट कर रही है, एथिक्स का पेपर कंडक्ट कर रही है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि आपके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट अपने प्रोसेस में ये सब चीजें कहां चलेगी? क्या स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके? रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप उस चीज को इवेल्युएट कर लो, थोड़ा टाइम ले लो, जरूरी नहीं है आपको 15 दिन में रिजल्ट निकालना है, थोड़ा टाइम ले लो। एक टाइम ऐसा था जब प्रीलिम्स का रिजल्ट 1.5-2 महीने के बाद आता था। अगर आप 15 दिन में रिजल्ट निकाल के एफिशिएंसी दिखा रहे हो तो स्टूडेंट्स उससे खुश नहीं है जब तक स्टूडेंट्स की आप बात नहीं सुनोगे। सो उनकी रिप्रेजेंटेशन लो, उसके बाद आप जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करो। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनको पता तो होगा ना कि मेरे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इतने मार्क्स बन रहे थे। और अगर रिप्रेजेंटेशन के बाद कोई आंसर की के अंदर चेंज आया है तो यूपीएससी को वो भी बताना चाहिए कि पहले हमने आंसर ये बनाया था, अब ये बनाया है, इस बेसिस पे बनाया है। उसमें क्या दिक्कत है? सिस्टम के अंदर एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का इस सब चीज से ट्रस्ट ही बढ़ेगा। और ये जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि जब भी आंसर की जाती हैं, अगेन कुछ क्वेश्चन के आंसर्स जो ऑफिशियल आंसर की में भी होते हैं वो भी कई बार क्वेश्चनेबल होते हैं। अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स दिखते हैं। यहां मैं लोगों के आंसर की, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के आंसर की है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, इंटरनेट के ऊपर सोर्सेज हैं, अलग अलग बुक्स हैं, वहां से जब आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, कई बार आपको लगता है यार यूपीएससी ने ये आंसर किस बेसिस पे किया है, इसमें गलती है। तो वो चीज अगर फाइनल आंसर कीज में निकल के आ रही है जो आप पूरे प्रोसेस के बाद रिलीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स जो बॉर्डर लाइन पे थे वो बहुत बड़ा उनके साथ इनजस्टिस है। क्योंकि यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता
कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो फाइनली जिस बेसिस पे वो वैल्यूएट कर रहा है स्टूडेंट्स को, वो गलत दे। सो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मेरी यूपीएससी को अपील है, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये नहीं है कि मैं इस वीडियो में एक जो है अपील कर रहा हूं तो उससे कुछ हो जाएगा। जो भी लोग अपील कर सकते हैं उनको करना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, बहुत हो चुका है और ये इशू बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस चीज से। सो मैं अपनी तरफ से यूपीएससी से डेफिनेटली अपील करता हूं, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उससे अपील करता हूं कि प्लीज ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ये इशू बहुत बार अलग अलग जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वहां पर भी रेज हो चुका है, बट यूपीएससी की तरफ से कोई इसके रिगार्डिंग एक आप कह सकते हो इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। सो जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग हर बार प्रीलिम्स होने के बाद ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज की जानी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के बाद मॉडिफाइड आंसर कीज रिलीज होनी चाहिए, उसके बाद रिजल्ट रिलीज होना चाहिए, और इवन कट ऑफ भी रिलीज कर देनी चाहिए प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल रैंकिंग के अंदर जुड़ रहे हैं, जस्ट एक फिल्टर आउट करने की स्टेज है। तो क्या इशू है, उसके बाद आप अपना मेंस के जो कट ऑफ है मार्क्स हैं वो सब आप फाइनल जो रिजल्ट है उसके बाद रिलीज कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जिस पे मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के साथ बात करना या आप लोगों की तरफ से एक पॉइंट रखना। सो हमारा इस साल का लाइव मेंटरशिप बैच और सीसैट बैच जो है इसी महीने स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, फ्यूचर एस्पिरेंट्स 26-27 हिंदी इंग्लिश मीडियम के, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।